Hello friends, good afternoon. Jai Swaminarayan. I am Nishit Jotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject design of AC machine, SEM 7 electrical. We are discussing the subject for the design of AC machine, unit 2, design of single phase induction motor, in which we already discussed that basic terminology and its output equation for the single phase induction motor. Then after, the value for the efficiency and power factor for particular cases. Then after, value for the specific magnetic and electrical loading or machine loading of the motor. Clear? So then after, we discuss the one important parameter as a comparison of single phase and three phase induction motor with respect to design. If we have value for D and L for the main dimensions are same. Clear? Okay. Then after, we discuss the module 2. That was the first module for main dimension. Second module is stator design, in which we discuss the stator turns, then after number of turns in main winding, stator teeth, stator core, length for the mean term, and resistance of the main winding. Clear? Okay. Then after module 3, it was about the rotor design, in which we discuss the things like the number of rotor slots, area for the rotor bar, area for the end ring, then after rotor resistance, flux density in the rotor teeth and rotor core. Clear? Okay. So let us start with the our module 4 in unit 2nd, that is all about the things for the operating characteristics. सो प्रीवियस केस में अगर हम बात करें, जैसे कि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ स्टडी की थी. उसमें भी वही पर्टिकुलर पैटर्न थी कि भाई मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4, इन विच मॉड्यूल 4 वाज ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सो टुडे we are going to discuss the operating characteristics of the सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. पर्टिकुलरली आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछेंगे कि भाई व्हाट आर द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, और उसकी वैल्यू या फिर उसका रोल या फिर उसकी इफेक्ट क्या रह सकती है, या फिर वो कैसी होती है. एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आपके दिमाग में से कौन कौन से फैक्टर्स है जिसे आपको इंक्लूड करना चाहिए. तो ये पैरामीटर्स की इंक्लूड होते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है एमएमएफ फॉर दी एयर गैप, जो कि आपको पता है कि लेंथ ऑफ एयर गैप और ये सारी चीज़ हम जानते ही हैं. देन आफ्टर न्यू टर्मिनोलॉजी इज सेचुरेशन फैक्टर, इसे हम एस एफ से डिनोट करते हैं, सेचुरेशन फैक्टर. देन आफ्टर लीकेज रिएक्टेंस एक्स, फिर किसका लीकेज रिएक्टेंस है वो हम पर्टिकुलर जब डिस्कस करेंगे कि भाई ये पैरामीटर के लिए या फिर ये पार्ट के लिए हम लीकेज रिएक्टेंस की बात चल रही है, एट दैट टाइम उसका लीकेज रिएक्टेंस ये रहेगा. देन आफ्टर दी लॉसेस, पर्टिकुलरली दे आर आयन फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर देयर. सो ये रहता है आपके लॉसेस. लेकिन नॉर्मली जो आपको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू देखे या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें, तो आपको इंडिविजुअल थियरी के बेसिस पे एमएमएफ फॉर द एयर गैप, सेचुरेशन फैक्टर एंड लीकेज रिएक्टेंस का डेरिवेशन, ये थियरी पूछी जाती है. क्योंकि आयन लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कुछ ऐसे पैरामीटर्स है कि हमें ऑलरेडी जब मशीन पढ़ते हैं तो भी हम ये चीज़ देखते हैं. तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू की ही बात है कि भाई
इसके लॉसेस ऐसे होने चाहिए, या फिर उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है। क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द आवर फर्स्ट टॉपिक is MMF for the air gap. Clear? Okay, so let us start. Here the MMF of the air gap is discussed. तो हमें पता है कि MMF for air gap हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हमारा मशीन है तो उसके अंदर MMF, उसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पे उसके MMF होता है, मतलब सब जगह होता है, और पर्टिकुलरली in which part the MMF is there, या फिर एक्सक्यूज मी, सॉरी, हाँ, सो MMF फॉर दी एयर गैप की हम बात कर रहे हैं। तो MMF कितने पार्ट्स में रहेगा या फिर कहाँ कहाँ पे आपके मशीन में दिखेगा, तो जो भी आपका MMF है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो वो रहता है नॉर्मली आपके स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स में, सॉरी उसके कोर में, उसके टीथ में, एज वेल एज एयर गैप। लेकिन हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन में ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ एयर गैप का MMF है उसके बारे में ही बात करेंगे। क्लियर? ओके, सो MMF फॉर द एयर गैप, ये जो G है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, हाँ, ये G आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर द गैप। ओके, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एट लेग BG LG KG। लेकिन यहाँ पे BG 60 है, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको पता होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि जब 60 डिग्री आपका वहाँ पे इंक्लूड होता है, या फिर उसके लिए अगर हम बात करें कि भाई वो जब 60 डिग्री होता है तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बनता है BG 60। और अगर मैं इसे दूसरे वर्ड्स में आपको अगर ये बताना चाहूँ कि ये भाई 60 नोटेशंस क्यों दिया हुआ है, तो इसके लिए एक और चीज़ भी मैं बता सकता हूँ कि भाई जब कि आपकी एक्सिस एट 60 डिग्रीज होते हैं, रोटर एक्सिस, एट दैट टाइम हमारा जो भी MMF है वो मैक्सिमम मिलता है, तो उसके लिए वहाँ पे BG 60 यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपको MMF फॉर द एयर गैप का इक्वेशन ही सिर्फ मेंशन करना है। वन शॉर्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर कि भाई MMF कौन कौन से पार्ट्स में होता है, तो ये तो हमारे लिए कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि हमने वो जो EED सब्जेक्ट आपका था उसमें भी पढ़ा है, डिज़ाइन में भी हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन के टाइम पे भी यही चीज़ हमने डिस्कस की थी। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पैरामीटर और नेक्स्ट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सैचुरेशन फैक्टर। दी सैचुरेशन फैक्टर, तो उसके लिए इक्वेशन या फिर उसको हम डिनोट करें तो उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई सैचुरेशन फैक्टर इज द रेशियो फॉर द टोटल MMF फॉर दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट with respect to its MMF required for its air gap। मतलब कि आपका जो भी टोटल MMF होता है सर्किट का, या फिर आपका जो भी मैग्नेटिक आपका मटेरियल है और उसके हिसाब से जो भी मैग्नेटिक सर्किट बनाते हो या फिर मैग्नेटिक पोर्शन जो बना रहे हो, उसके लिए उसका जितना MMF है उसका और जो एयर गैप का MMF है उन दोनों के रेशियो जो भी बनता है उसे हम सैचुरेशन फैक्टर या फिर FS या फिर SF के नाम से भी हम बता सकते हैं, FS या फिर SF कुछ भी बता सकते हैं। तो सैचुरेशन फैक्टर में जब हमने उसका इक्वेशन बताना है तो हम जो डेफिनेशन में लिखा है वही उसका इक्वेशन है, तो आपको वहाँ कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या रहेगा कि टोटल MMF रिक्वायर्ड फॉर द मैग्नेटिक सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू MMF रिक्वायर्ड फॉर द एयर गैप। क्लियर? ओके, और एक और चीज़ कि भाई उसकी वैल्यू सैचुरेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो
saturation factor will be in between 1.1 to 1.35 for the particularly single phase induction motor। क्योंकि ये तो हमें पता है कि टोटल मैग्नेटिक सर्किट का जो भी एमएमएफ है वो ऑलवेज ज़्यादा ही रहेगा, जितना भी आपका गैप या फिर एयर गैप के लिए जितना एमएमएफ है उनसे तो वो ज़्यादा ही रहेगा। क्लियर? ओके। सो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका एमएमएफ जो भी एयर गैप का है उनसे आपका मैग्नेटिक सर्किट का एमएमएफ ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। ये आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूँगा ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज भी ना हो और आपको याद भी रह जाए। क्लियर? ओके। सो ये हुई आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द थर्ड वन इज लीकेज रिएक्टेंस। ओके, तो लीकेज रिएक्टेंस को हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इंडक्शन मोटर में कितने टाइप के लीकेज रिएक्टेंसेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले रहेगा स्टेटर स्लॉट का लीकेज रिएक्टेंस एज वेल एज रोटर स्लॉट्स लीकेज रिएक्टेंस। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट वन है ओवरहैंग लीकेज रिएक्टेंस, मतलब कि आपका जो उसका ओवरहैंग होता है उसके ऊपर कितना लीकेज रिएक्टेंस रहता है। देन आफ्टर जिगजैग और स्क्यू लीकेज रिएक्टेंस। क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ ईच एंड एवरी लीकेज रिएक्टेंसेस। लेकिन यहाँ पे सारे लीकेज रिएक्टेंसेस के इक्वेशन हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस की ज़रूरत भी नहीं है और बुक में भी आपको ये डेप्थ में नहीं बताया, लेकिन आपको सिर्फ उसमें इक्वेशन दिए हैं और कुछ नोमेनक्लेचर है जो कि हमें पता है क्योंकि हमने इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही हमने ये सारे नोमेनक्लेचर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो उसके हिसाब से जितना भी लीकेज रिएक्टेंस मिलता है या फिर लीकेज रिएक्टेंस के इक्वेशन है वो पर्टिकुलर केसेस के लिए हम डिस्कस करेंगे और उसके इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे सेम वे जो हमने कल किया था कि भाई जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब के नोमेनक्लेचर को आप साथ में ही डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस। ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनता है? लीकेज रिएक्टेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं। उसके नोमेनक्लेचर में देखें कि एस एस एक बनता है स्लॉट का, एक बनता है स्टेटर का। मान लो यहाँ पे एक्स एस आर है तो यहाँ पे बनेगा रोटर स्लॉट के लिए। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर द स्टेटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस विल बी x of ss is equal to 16 pi f into mu 0 into tm kwm square l by ss into lambda ss into cs। आपको ऐसा लगेगा कि सर ने ऐसी काफ़ी सारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ बता दी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको हर एक के नोमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो बी पेशेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको सारे नोमेनक्लेचर बताते जाए कि भाई टी एम टर्न्स फॉर द मेन वाइंडिंग। ओके, म्यू 0 तो ये बनेगा आपका मैग्नेटिक कोफिशिएंट के डब्ल्यू एम वाइंडिंग फैक्टर फॉर द मेन वाइंडिंग या फिर स्टेटर, वी कैन ऑल्सो से दैट फॉर द स्टेटर। डब्ल्यू एम वाइंडिंग फैक्टर के डब्ल्यू तो हमें पता है, लेकिन एम रिप्रेजेंट्स द मेन वाइंडिंग। ओके, L represents the length, SS stator slots, lambda। ये एक सिस्टम है कि आपको पता है कि स्पेसिफिक परमियंस की जो हम बात कर रहे हैं तो लेमडा को हम उनसे रिप्रेजेंट करते हैं और लेमडा इज द स्पेसिफिक परमियंस फॉर पर्टिकुलर नोटेशन। जैसे कि SS है तो स्टेटर स्लॉट के लिए स्पेसिफिक परमियंस कितना रहेगा, वो भी एक कांस्टेंट ही है वैसे, लेकिन यहाँ पे आपको जो मैं बता दूँ
तो ये रहेगा आपका x ऑफ एस एस। और सी एक्स जो कि एक कांस्टेंट की वैल्यू है, लेकिन उसका इक्वेशन क्या बनेगा, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नेटशप जैसा लग रहा है, फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे सी एक्स की जो भी बात है उसका इक्वेशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि एक कांस्टेंट ही है। और लेमडा ऐसे जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि स्टेटर स्लॉट स्पेसिफिक परमियंस, तो फिर स्पेसिफिक परमियंस फॉर पर्टिकुलरली स्टेटर स्लॉट्स। क्लियर? ओके। सो ये डिस्कशन या फिर ये इक्वेशन हुआ अबाउट दी स्टेटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंसेस। ओके। Now, next one is rotor slot leakage reactance referred to the stator side leakage reactance। मतलब कि मेरे पास रोटर का भी ऐसे ही इक्वेशन होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नोमेनक्लेचर में जहाँ पे स्टेटर है वहाँ पे सब जगह रोटर कर दो तो रोटर के लिए इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट एज द रोटर स्लॉट रिफर टू द स्टेटर साइड, क्लियर, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि प्रीवियस केस का इक्वेशन देखें तो क्या बनता है 16 पाई एफ म्यू ज़ीरो टी एम के डब्ल्यू एम स्क्वेयर एल अपॉन एस एस इंटू सी एक्स। क्लियर? ओके। तो इसी इक्वेशन में ये एक चीज़ आपकी जो भी वेरी होगी वो रहेगी। यहाँ पे रोटर साइड का इक्वेशन क्या बना कि एल अपॉन एस एस इंटू लेमडा एस आर। तो ये दोनों इक्वेशन में से उन दोनों को अगर मैं रिफर टू प्राइमरी करता हूँ तो ये इक्वेशन जो कि रोटर स्लॉट का है वो कैसा होगा, सॉरी हाँ 16 पाई एफ म्यू ज़ीरो इंटू टी एन के डब्ल्यू, जो कि ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू तो एज इट इज है। सॉरी मैं यहाँ से आपको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दूँ, जो कि वैल्यू वेरी हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेमडा एस एस था, ये एक इक्वेशन बता दूँ यहाँ पे सेकंड, और वेरी होने वाला इक्वेशन यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया है, जो बनता है लेमडा ऑफ एस एस प्लस एस आर अपॉन एस एस इंटू लेमडा ऑफ एस आर, जो कि स्पेसिफिक परमियंस फॉर दी रोटर स्लॉट्स। क्लियर? लेमडा एस एस रिप्रेजेंट्स द स्टेटर स्लॉट स्पेसिफिक परमियंस, लेमडा एस आर वो बनता है रोटर स्लॉट स्पेसिफिक परमियंस, सॉरी हाँ यहाँ पे एस आर, तो वो बनता है रोटर स्लॉट पर स्पेसिफिक परमियंस। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे हमारा रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट के लिए जो भी स्पेसिफिक परमियंस हुआ उसकी बात हुई। क्लियर? ओके। सो आपको यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस। ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, जो मैंने आपको पिछले केसेस में बताया कि स्टेटर साइड या फिर रोटर साइड के लिए जो भी इक्वेशन बनते हैं वहाँ पे आप क्या चीज़ याद रखते थे, या फिर दोनों में कौन सी चीज़ वेरी हो रही, वो था स्पेसिफिक परमियंस फॉर पर्टिकुलर केस। तो आपको यहाँ पे जिसका भी स्पेसिफिक परमियंस यूज़ करेंगे उसका लीकेज रिएक्टेंस हमें मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे स्पेसिफिक परमियंस सॉरी लीकेज रिएक्टेंस फॉर जिगजैग के लिए बात कर रहे हैं, तो बाकी के जो भी नोमेनक्लेचर से या फिर पूरा इक्वेशन था वो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन जब आप बात कर रहे हो कि जिगजैग के लिए तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज अबाउट स्पेसिफिक परमियंस ऑफ द जिगजैग। क्लियर? ओके। सो इक्वेशन बना 16 पाई एफ म्यू ज़ीरो इंटू टी एम के डब्ल्यू एम स्क्वेयर इंटू एल अपॉन एस एस, और वेरिएबल पार्ट या फिर जो पार्ट डिफरेंट है फॉर द प्रीवियस केस इज लेमडा ऑफ जेड। आपको याद ना हो तो मैं फिर से एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दूँ, यहाँ पे देख लो। बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज है, सिर्फ आपको लेमडा एस एस था फर्स्ट केस में, यहाँ पे लेमडा एस आर था। ओके ना, नेक्स्ट केस में बना लेमडा जेड। क्लियर?
ओके, सो ये हुआ आपका जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस। ना नेक्स्ट टॉपिक जो है कैपेसिटेंस फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले एक और छोटी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने प्रीवियस सेशन में एक रोटर डिज़ाइन कर रहे थे, वहाँ पे हमने मेन वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग के जो भी रेजिस्टेंस थे उसके लिए हमने इक्वेशन की बात की थी। वो शायद आज स्टार्टिंग में छूट गया है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ तो मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमने जो डिस्कस किया था उसके लिए हम बात करें कि वो बनता है 0.021 TmL/mt डिवाइड बाई ए, या फिर R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर? जो कि यहाँ पे 1 टन के लिए बात होगी, तो अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात होगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? और आपका जो भी वाइंडिंग मटेरियल है वो हॉट रोल्ड है या फिर कोल्ड रोल्ड है या फिर हॉट और कोल्ड वाइंड जो भी है आपके स्ट्रेंथिंग सब वो सब, तो ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके मैग्नेटिक मटेरियल किस टाइप का है। उस हिसाब से आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर उसका जो भी कांस्टेंट है रो, उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ कि भाई मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस के लिए आपको इक्वेशन जो दिया है वैसे आपको यहाँ पूछते नहीं है, लेकिन एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप सिर्फ देख लेना, बाकी इसकी कोई और ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें नॉलेज गेन करना है तो हम देख लेते हैं, ताकि हमें कोई आगे जाके इश्यूज या फिर क्वेरीज बनी ना रहे। क्लियर? ओके, सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इन विच इसके साथ मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि आयरन लॉस, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस जो भी हमने अभी बाकी नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयरन लॉसेस के लिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है कि उसके हिसाब से आपको कांस्टेंट वैल्यू, जो कि हमने प्रैक्टिकल सेशन में डिज़ाइन प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे उस टाइम पे भी बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड डिज़ाइन के अंदर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, तो उसके रेटिंग के लिए पर्टिकुलरली वैल्यू फॉर दी लॉसेस, और उसके हिसाब से आपकी जो भी फ्लक्स डेंसिटी है या फिर आपका करंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके ऊपर से वो वैल्यू हम डिफाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होगी या फिर यहाँ पे इतना लॉसेस कंपल्सरीली कांस्टेंट लॉस है जो कि रहेगा ही रहेगा। सेम वे फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, वो भी आपका एक कूलिंग के लिए सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू पता होना ज़रूरी है, उसमें भी कुछ और चीज़ें नहीं जानने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों, और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ें जो भी आपके लॉसेस के इक्वेशन थे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आयन और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि भाई मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं और हमें इसका बेसिक फंडामेंटल भी पता है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने रिपीट नहीं की है। क्लियर? ओके, सो what we study today, that is operating characteristics of the single phase induction motor। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि सर ने आज यूनिट कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अभी एक छोटा सा टॉपिक जो है मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए वो अभी मैंने बाकी रखा है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का असाइनमेंट और वर्कशीट का वर्क क्या रहेगा। तो पहले वर्कशीट क्वेश्चंस बता दूँ, तो वो है आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के जो भी पैरामीटर्स है उसको सिर्फ मेंशन करना है, मतलब कि आपको ये सारे पैरामीटर्स बताने हैं। देन आफ्टर एमएमएफ फॉर एयर गैप हमें पता है, तो ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज the question 2 for the worksheet work for today is explain saturation factor for single phase induction। okay, clear? For single phase motor। okay, next one is लीकेज रिएक्टेंस। तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे लीकेज रिएक्टेंसेस होते हैं वो आपको पता है ही, ऐसा मैं मान रहा हूँ, और आपको आता ही है, तो ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
इसमें से आपको 7 मार्क का असाइनमेंट क्वेश्चन कि लीकेज रिएक्टेंस फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक्सप्लेन करो। तो ये 7 मार्क का एक क्वेश्चन जो कि आपका बनेगा असाइनमेंट क्वेश्चन। क्लियर? ओके, सो आज के लिए वर्कशीट क्वेश्चन और असाइनमेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ही मैंने बता दिए, तो आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको कोई डाउट नहीं ही होगा। अगर है तो हमारे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।